ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 105वीं कक्षा। प्रथम पाद पीछे पूरा हो गया, उसमें कुछ पूछना है। आप क्या पूछ रहे थे? उसका तपरस तत्कालस्य। तो दो शब्द हैं इसमें सूत्र में, तपर और तत्काल। तपर में दो प्रकार से समास किया, तह परो यस्मात्, जैसे वृद्धरादेश में अदेंग गुणा में आदैच और अदेंग। तो आदैच में आत और ऐच। अब यहां तपर यानी कि तकार बीच में आ रहा है। ऐसे ही अदेंग में तकार बीच में आ रहा है। तो आदैच में यदि हम तकार का बहुरी समास करते हैं तो आ का ग्रहण होगा, तत्पुरुष समास करते हैं तो ऐच का ग्रहण होगा। तह परो यस्मात्, ऐसा यदि विग्रह करेंगे तो जिससे तकार परे है तो आ का ग्रहण हुआ। लेकिन क्या आ के लिए आवश्यकता है तपर करने की? क्यों नहीं है सुकामा जी, बताइए। इन्होंने कहा कि आ को तपर करने की आवश्यकता नहीं है। तो है या नहीं है? है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? ये कहाँ का सूत्र की, ये आदेश कहाँ आया हुआ है? तो ये प्रश्न ही अनुपयुक्त है। आत करने की नहीं, तपर करने की आवश्यकता है कि नहीं है? तपर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सिर्फ आ को ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये आ किसी और का भी ग्रहण करा सकता है क्या? अगर तपर नहीं होगा तो स्वर्ण का। हाँ, आपको कहना चाहिए हाँ। हाँ जी। क्या ये आ किसी और का भी ग्रहण करा सकता है? किसका? ह्रस्व का और प्लुत का। प्लुत का। किस सूत्र के नियम से? स्वरूपम शब्द। स्वरूप में तो स्वम का ही ग्रहण होगा। अनुदित सवर्ण से। तो अनुदित सवर्ण से का क्या अर्थ है? अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपना और अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं। क्या ये आ अण में आता है? अण प्रत्याहार में क्या आ रहा है? दीर्घ आकार। रूप से तो नहीं आ रहा, लेकिन रूप से क्या, हम जो प्रश्न है वैसा ही उत्तर देना है। नहीं आ रहा है तो नहीं कराएगा ग्रहण अपने सवर्ण का। वो योग्यता है ही नहीं इसके अंदर। ये अण प्रत्याहार में आ ही नहीं रहा है तो कैसे करा ले? तो आ को तपर करने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रश्न आएगा कि तकार लगाया क्यों फिर पाणिनि ने? अब दूसरा समास कि तात परह तपरह। त से जो परे है वो भी तपर है। वो कौन है? ऐच। तकार से परे ऐच आ रहा है। अब यहां भी वही प्रश्न कि क्या ऐच को तपर करना आवश्यक है? क्योंकि ऐच, ऐ और औ ये दोनों तो आ रहे हैं अण में, तो ये तो अपने सवर्ण का ग्रहण करा सकते हैं।
तो इसको तपर करना आवश्यक है। तो आदेश में जो तकार है ये ऐच को तपर करने के लिए है, आ के लिए नहीं। हो गया स्पष्ट? उसको करने के लिए कैसे है? ऐच अण में आता है कि नहीं? हाँ जी। और अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपना और अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं। हाँ जी। तो ये अपने सवर्ण का भी ग्रहण कराएगा, बोलो तो ऐ औ का भी। हाँ जी। हैं? तो उसके आगे तो लगी गया, तो फिर आग के आगे मैंने समास किया तात परह तपरह। त से परे कौन है? ए हैं? है ना, ऐच। तो ऐच तपर हो गया। फिर आपका ये प्रश्न क्यों बना कि ऐच के आगे तो ता लगा ही नहीं है? ये पहले तो नहीं हमने किया, तो तात से परे क्यों किया हमने, ये समास क्यों किया? इसलिए कि तकार व्यर्थ हो रहा है फिर यहाँ पर, क्योंकि आ को आवश्यकता है नहीं तपर करने की। और केवल हम बहुरी समास कर लें और आ के लिए आवश्यकता है नहीं, तो पहली बात तो तकार व्यर्थ हो गया पढ़ना, और दूसरा ऐच ये स्वच्छंद हो गया, ये अपने सवर्णों का भी ग्रहण कराएगा, वो आपत्ति भी आएगी। इधर तकार व्यर्थ हुआ, उधर वो ऐच अपने सवर्णों को लाएगा। दो समस्याएं आ रही हैं। अब दोनों को दूर करना है, तकार को सार्थक भी रखना है और ऐच को अपने सवर्णों का ग्रहण न लाए न कराए, ये भी नियम निकालना है। तो समास हो गया तात परह तपरह, ऐच तपर हो गया, तकार भी सार्थक हो गया, ऐच तपर भी हो गया। अब अधेंग गुणा में देखो, यहां आकार को अत और एंग आकार को तपर करना आवश्यक है कि नहीं है? क्योंकि अण प्रत्याहार में आ रहा है। तो तह परो यस्मात् सोयम तपरः, आकार तपर हो गया। और एंग इसको भी तपर करना आवश्यक है कि नहीं? तो तात परह तपरः, ये भी तपर हो गया। यहाँ दोनों हो गए तपर। अब रही बात अगली, ये तो हो गया स्पष्ट कि तपरः तत्कालस्य, तपर जो वर्ण होता है वो तत्काल का ग्राहक होता है और अपने स्वरूप का भी। इसे कैसे घटाएंगे कि तत्काल का अर्थ क्या होगा? तो तत्काल में दो समास, तस्य कालः, पहले ये समास घटाएंगे कि उसका काल। किसी एक सूत्र को ले लेते हैं, जैसे अतो भिष ऐस, और एक शब्द सामने रख लेते हैं बालक और भिष, बालक और भिष। अपनी बुद्धि को अपना ब्लैक बोर्ड बना लिया करो पूरा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसमें संस्कार अंकित करते जाओ। और वो बोर्ड इतना बड़ा है कि उसमें कितना ही लिख लो वो समाप्ति नहीं होती उसकी कि भर गया, जगह नहीं है। वो ऐसा बोर्ड बना के दिया है परमात्मा ने। तो बालक और भिष, सूत्र लगा रहे हैं हम अतो भिष ऐस, और अतः ये तपर है अत सूत्र में। अब सूत्र के अत को ध्यान में रखना है कुछ देर के लिए। तो अतो भिष ऐस ने कहा अत, आकार से उत्तर, हम तदंत विधि करके आकारांत से उत्तर ऐसा ले लेते हैं। तो आकार कैसा हो वो, क्योंकि आ रहा है अण प्रत्याहार में, अपने सवर्णों को भी लाएगा ये, तो पाणिनि ने तकार लगा दिया। अब होगा कि तपरः तत्कालस्य। अब ये तपर कौन है यहाँ? आकार। अतो भिष ऐस में तपर कौन है? आकार। बहुरी करके या तत्पुरुष करके? तह परो यस्मात् ऐसा कह के या तात परह ऐसा कह करके? बहुरी ही समास। बहुरी बोलो ना, पहला शब्द क्या होता है? तो तात परह, तह परो यस्मात्, बहुरी करके। तो अ हो गया तपर। अब तत्काल को घटाओ इसमें। तो तत्काल का अर्थ पहला वाला किया हमने, तस्य कालः तत्कालः। ये तस्य कस्य? सूत्रे गृहीतस्य अकारस्य। सूत्र में एक तो बालक में क में अ है,
आपके पास में दो अ हैं, एक बालक में क में अ, एक सूत्र में अ। तो तस्य कालह में हम बालक में जो क में अ है उसका काल लेंगे या सूत्र में आए हुए अ का काल लेंगे? सूत्र में आए हुए। तो सूत्र में आए हुए अ का काल कितना है? एक मात्रा। तो तत्काल का अर्थ हो गया तस्य कालह तत्कालह। तो तत्काल का अर्थ क्या हुआ? एक मात्रा। इस सूत्र की दृष्टि से हम कह रहे हैं एक मात्रा, कहीं दो हैं तो दो मात्रा लेंगे, जो कुछ भी जैसा जहां आ रहा है वहां। ठीक है। अब हम एक मात्रा अर्थ करके और आगे अपना वाक्य पूरा करें कि तत्काल का तपर तत्काल का ग्राहक होता है, अर्थात तपर एक मात्रा का ग्राहक होता है। इतना अर्थ यदि करें तो बात स्पष्ट नहीं होगी कि तपर तत्काल का ग्राहक होता है। तो तत्काल का ग्राहक है, ठीक है, सूत्र में जो अत में अ है उसका ग्राहक हो जाएगा, उसी अ को लेगा ये। लेकिन बालक में जो काम में अ है उसको तो ले नहीं पाएगा ये। क्यों? जो तपर है, तपर बालक में काम में अतपर है या सूत्र में अतो भी सही, इसमें जो अ है ये तपर है, तो उसका ग्रहण, उसके काल का ग्रहण कराएगा ये, यानी एक मात्रा का ग्रहण कराएगा। तो क्या है, क्या अर्थ निकला इससे? कुछ भी नहीं। फिर एक समास और किया गया कि तत्कालह कालह यस्य, क्योंकि हमें अन्य पर पहुंचना है, अन्य पदार्थ पर। बालक में क में अ तब पकड़ पाएंगे हम, तब ले पाएंगे जब अन्य को ग्रहण करना है, ये नियम निकल आए। हम अन्य तक, दूसरे तक कैसे पहुंचे? तो कहा कि तत्कालह कालह यस्य, यानी एक मात्रा का काल काल है जिसका, वो जिस कौन है? वो जिस अन्य बनेंगे सारे अन्य जो भी शब्द हैं। तो उसमें बालक में क में अ भी आ गया। अब ये जो तपर है सूत्र में आया हुआ अ, तपर का अर्थ क्या है? सूत्र में आया हुआ अ, अतो भिस ऐस, ये हो गया तपर। और तपर तत्काल का ग्राहक होता है। तो तत्काल का वही अर्थ लेना है जो मैंने किया बाद वाला कि तत्कालह कालह यस्य। वो यस्य कौन है? बालक में काम में अ या अन्य कोई भी, उसका ग्राहक होता है। उसका ग्राहक होता है तो इस सूत्र ने बालक के कह के अ को पकड़ लिया और उसके आगे भिस को ऐस कर दिया। जैसे हमने अकार के ककार के आकार के बाल का में जो अ है उसके ग्रहण तो कर लिया, सस्य रूपस्य ग्राहक होती, इसके भी जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो इसको यहाँ जोड़ेंगे तब उसमें यह बनेगा कि केवल अ का रूप चलाएं आप, केवल अ का, तब भी भिस को ऐस कर देगा ये। तो अ का रूप बनेगा अह औ आह अम औ आन एन आभ्याम ऐ ही, हो गया। स्वरूप ग्रहण भी हो गया। ठीक है। और अन्य जितने भी हैं वो बहुरी समास से आ जाएंगे। अपने का भी ग्रहण कराता है तपर, और तत्काल का भी ग्रहण कराता है। और तत्काल का वही अर्थ होना है कि वह काल है, काल जिसका, उसका काल काल है जिसका। उसका का तात्पर्य पहला वाला सूत्र में आया हुआ, उसका जो काल है वह काल है जिसका, वो जिसमें और आ गए सारे। इस तरह से सूत्र का अर्थ होता है ये। और क्या था ये परिभाषा वाला सूत्र गुरुजी? कौन सा? ये परिभाषा सूत्र। प्रश्न खोलें पहले। तस्मिन् नीति निर्दिष्ट प्रश्न क्या है इसमें? इसमें है जैसे है अपने दध्युदकम, दधी और उदकम। यहाँ दधी और उदकम में, दधी में ई है, उदकम को। आप सूत्र का अर्थ कर रहे हैं या प्रश्न उठा रहे हैं? दध्युदकम में उलझन जहाँ है वहां बताइए, उतना ही, वही बिंदु केवल। जैसे इको अण अची, इस सूत्र के जब प्रयोग करेंगे यहाँ, हमने अची में सप्तमी के निर्देश किया है।
इस सप्तमी के निर्देश हम कहाँ किस ढंग से लेंगे? सप्तमी अची में आ रही है, प्रयोग करेंगे सूत्रों, अची में आ रही है सप्तमी। हाँ आ रही है। तो कैसे सूत्रों को उदाहरण में प्रयोग करेंगे? हाँ, अची में सप्तमी है, इकह यण अची, अची में सप्तमी आ गई। सूत्रों के उदाहरण हाँ, कैसे घटाएं? तो तस्मिन इति जहां सप्तमी का निर्देश किया जाए, तो सप्तमी का निर्देश है यहां पर सूत्र में, अची में, इको यण अची में। तो वहां क्या होगा कि पूर्वस्य, पूर्व को कार्य होगा। अब इस परिभाषा को आप हटा दीजिए पहले, तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य को कुछ देर के लिए हटा दीजिए। किसी का महत्व कब पता लगता है? जब वो चला जाता है, तो इसको चला दो, हटा दो थोड़ी देर के लिए, तब इसका महत्व पता लगेगा। अब सूत्र का अर्थ किया कि अच अची, परे रहते आप अर्थ अभी नहीं कर सकते, क्योंकि परे रहते ही अर्थ आया कहां से? तो अच में, ये तो इस सप्तमी के 3 अर्थ है। अच में, जी मैं, और परे रहते कर भी लो आप, तो अच परे रहते इक के स्थान में यण होता है। तो ठीक है, इक के स्थान में यण होता है, इक वो चाहे कहीं भी हो, अच परे रहते इक चाहे कहीं भी हो, उसको यण हो जाएगा। पूर्व में और परे को हैं? परे क्यों लेंगे? पूर्व में कहीं भी हो, पूर्व में कहीं भी हो, कितने ही वर्ण पहले हो चाहे, लेकिन हो पूर्व में ही, वो कोई बात नहीं है, क्योंकि अच तो परे रखना ही है आपको, अच को तो आप लांग नहीं सकते। तो अच परे रहते जो पीछे जो भी इक है, वो इक चाहे कहीं भी हो, उसको यण होने लगेगा। हाँ, अब इसने कहा कि नहीं, सप्तमी जहां आएगी वहां अव्यवहित पूर्व को ही कार्य होता है। तो अब अच परे रहते उससे ठीक पहले जो वर्ण है, व्यवधान से युक्त नहीं, अव्यवहित जो पहले वर्ण है वो एक होना चाहिए, उसको यण होता है। जैसे ये तो अव्यवहित कह दिया, तो व्यवहित वाला क्या उदाहरण घटेगा? अगर मान लीजिए अव्यवहित कर दिया यहाँ, दधि उदकम अव्यवहित ई के ले दिया, उससे यकार कर दिया पूर्व, मतलब अगर आप ये तो अव्यवहित हो गया, अगर उसी का अगर देखा जाए इस सूत्र व्यवहित के क्या उदाहरण बनेगा? व्यवहित में कुछ भी ले लो आप, ऐसा ले लो जहां एक एक और ले आओ, कोई सा कोई और एक ले आओ, वो व्यवहित का हो जाएगा। कोई शब्द बोलो ऐसा। हारित है, हारित अत्र, हाँ, हारित और अत्र, तो अच परे है अत्र, तो हारित में जो राम ई है ये एक में आ गया, आ गया कि नहीं? हाँ, हारित, तो इसको यण होने लगेगा। इसको कैसे हो जाएगा गुरुजी? तका में ओ मिल जाएगा, अकस्वर में दीर्घ होगा। हारी तो हम ताके आकी बात ही नहीं कर रहे हैं, बस का क्या होगा? हमें तो अत्र का अच परे दिख रहा है, और अच परे रहते इक के स्थान में यण होता है। ऐसे थोड़ी होता है। क्यों? ऐसे कहने से हो जाएगा? नहीं जी, क्यों नहीं होता ये बताओ ना। आ रही है जी, अव्यवहित होना चाहिए। ये कहां से लिया आपने अर्थ? अव्यवहित कहां लिखा हुआ है? ये कहां से लिया? एको नीची का अर्थ करो केवल। कोई अनुवृत्ति आ रही होगी, कुछ होगा, कुछ नहीं आ रही है। अरे तभी तो इसकी पड़ रही है आवश्यकता, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से। और बात क्या हो रही थी? इसको हटा करके समस्याएं आ रही हैं सारी। ये इससे निकलता है ये अर्थ अव्यवहित का, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब पूर्व क्या लोगे आप? तो अव्यवहित पूर्व। अगर व्यवहित पूर्व लेना होता तो इसकी सूत्र की आवश्यकता ही नहीं थी। ये सूत्र का महत्व तभी पूरा होगा जबकि हम अव्यवहित शब्द को और जोड़ेंगे साथ में। अरे व्यवहित में अगर करना होता तो बिना सूत्र के ही काम चल जाता, बिना सूत्र के ही काम चल जाता। तो हो गया स्पष्ट। और अगला जो सूत्र है ये वहां लगता है जहां पंचमी सप्तमी दोनों आती हैं। अच्छा, सप्तमी और पंचमी जहां दोनों आ जाएं,
पंचमी और सप्तमी दोनों अगर विभक्ति के निर्देश जहाँ हो वहां फिर उत्तर से वहां उत्तरोकारी होता है। आसीन, हाँ, द्वीपम अंतरीपम, उदाहरण बहुत तेरे याद हो गए। ठीक है। और बाकी विशेष जो शंका समाधान है ये द्वितीय वृत्ति में आने ही है सब। अभी तो हम इतना देख लें कि सूत्र का अर्थ क्या है ये समझ लें, और वो सूत्र जो उसका अर्थ है वो कौन से उदाहरण में घट रहा है इस पर अधिक ध्यान देंगे। और ये सूत्र न होता तो क्या होता, इस सूत्र में ये पद न होता तो क्या होता, ये सब द्वितीय वृत्ति और महाभाष्य के विषय हैं। ये आगे चल करके देखेंगे इनको। इसमें गुरुजी तैयारी करने के लिए मान लीजिए परीक्षा दृष्टिकोण से, हाँ, कैसे इसकी तैयारी करने की, इसमें 5 बातें होती हैं। एक तो मूल अष्टाध्यायी का प्रश्न हुआ करता है, कोई सूत्र हमने बोल दिया कि इसके आगे आप 5 सूत्र लिखिए। एक प्रश्न तो ये बनता है, जैसा कि हमारे गुरुजी परीक्षा लिया करते थे, 10-10 नंबर के 5 प्रश्न। उसमें एक प्रश्न तो ये हो गया मूल अष्टाध्यायी का स्मरण, ये साथ में जुड़ा हुआ है इसके। दूसरा प्रश्न सूत्र का अर्थ, केवल सूत्र का अर्थ। कोई सूत्र बोल दिया गया प्रश्न में, कुछ सूत्र बोल दिए गए और उनमें से आपको 5 सूत्रों के अर्थ करने हैं, 2-2 नंबर के। उधर 2-2 नंबर के वो बनेंगे, यानी 5 सूत्रों के आगे 5-5 सूत्र लिखना है। विकल्प उसमें केवल 1 या 2 को बढ़ा के देते हैं, बस, ज्यादा नहीं कि 6 सूत्र लिख दिए या 7 लिख दिए कि इनमें से 5 के आगे 5-5 सूत्र लिखिए। ऐसे ही 6 या 7 सूत्र लिख दिए कि इनमें से 5 सूत्र की व्याख्या कीजिए, संस्कृत में अर्थ उसका, एक ये बनेगा। ऐसे ही 5 या 7 समास दे दिए, इनमें से 5 का समास। समास में 2 बातें होती हैं, विग्रह सहित समास का नाम भी बताना, विग्रह सहित समास का नाम भी बताना। 3 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न फिर ये बन जाता है कि इन सूत्रों के उदाहरण लिखिए, और अंत में बनता है एक सिद्धियों का। 5 या 6 या 7 शब्द दे दिए कि इनकी सिद्धियां लिखिए। ऐसे प्रश्न बनते हैं बस। ना प्रश्न तो बनते नहीं, ये था ये विषय में, ये हम कहीं तैयारी करेंगे, मान लीजिए जैसे आप एग्जाम देंगे, हम तैयारी करेंगे, तो किस दृष्टिकोण से इस पे हम तैयारी, बता तो दिया मैंने, ये तो और मैं क्या बताऊं इसमें। अब पदच्छेद विभक्ति आ रहे उदाहरण हो तो ठीक है, लेकिन इसमें अपने जैसे अच्छा समास अपने पूछ लिया, समास समास है, अर्थ है, उदाहरण है, सिद्धियां हैं, यही सारी बातें आती हैं, और मूल सूत्र पाठ आ गया। चलिए आगे दूसरा पाठ प्रारंभ करते हैं। तो ये अतिदेश प्रकरण बोलते हैं इसको, किसी को किसी के समान बनाना। हाँ, तो गांग कुटादिभ्योणित, गांग कुटादिभ्य प्रथमा पंचमी बहुवचनांतम, अणित प्रथमैक वचनांतम, ङित प्रथमैक वचनांतम, 3 पद हैं सूत्र में। और समास है इनमें 2 पदों में, पहले गांग कुटादिभ्या में समास है और अणित इसमें भी समास है। और गांग कुटादिभ्य इसमें फिर 2-2 समास, समास के अंदर समास। तो इसमें गांग शब्द अलग है, कुटादि अलग है, तो कुटादि में समास। जहां जहां भी आदि शब्द आता है वहां बहुव्रीहि समास होता है, एक सामान्य नियम है। तो कुट आदिर ये शाम ते कुटादय बन गया। यानी ऐसा कुछ धातुओं का समूह है
जिसमें पहली धातु कुट है, और ये तुदादि गण के अंदर मिलेगी आपको। ये कोई गण अलग से नहीं है, कुटादि गण आप धातु पाठ में ढूंढो 11 गणों में से। ये गण के अंदर गण, अवांतर गण कहते हैं इनको। तो कुट आद्रिय शाम ते कुटादय। अब गांग का और कुटादि का समास होगा, ये द्वंद्व समास होगा। गांग च कुटादयश्च इति गांग कुटादय। अब जो सूत्र में पद आ रहा है पंचमी का बहुवचन, आपने जो इति का प्रयोग किया है ना यहाँ की दृष्टिकोण आपने इति का प्रयोग किया, इति बोल करके समास करने के बाद जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं, सूत्र में आए पद को नहीं। इति बोल करके समास करके जो प्रथमा विभक्ति में शब्द बनता है उसको बोलते हैं। और उसके बाद सूत्र में जो विभक्ति आ रही है उस विभक्ति को लाने के लिए हम तत् शब्द का प्रयोग करेंगे। पहले तत् में वही विभक्ति लाएंगे। सो का भाई ध्यान से नहीं सुन रही आप मैंने क्या बोल रहा हूं। पहले समास करते हैं, समास करके जो शब्द बनता है प्रथमा विभक्ति में उसको इति कह के बोलेंगे। अब सूत्र में वो पद किसी और विभक्ति में है तो जिस विभक्ति में है वह विभक्ति तत् शब्द से लाएंगे। उसके बाद सूत्र में आए पद को बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे यहां पर है पंचमी का बहुवचन है, ये यहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो पहले कुटादि का समास किया, कुट आदर येषाम, कुट आदर येषाम ते कुटादयः, क्योंकि बहुरी है ये, बहुरी में आपको ते बोलना ही पड़ेगा और प्रथमा में ही बनाएंगे। कुटादयः प्रथमा में बना लिया हमने। लेकिन सूत्र में इतना ही नहीं है, सूत्र में पूरा शब्द बना के तब बोलेंगे हम बाद में। अब गांग का समास किया, गांग च कुटादयश्च। अब इति लगाएंगे आगे, और इति लगा करके प्रथमा का जो भी बनेगा शब्द, गांग च कुटादयश्च इति गांग कुटादयः, ये प्रथमा का बहुवचन बना। अब प्रथमा का बहुवचन बना तो अब इसके बाद, क्योंकि सूत्र में तो प्रथमा है नहीं, सूत्र में पंचमी का बहुवचन है, तो पंचमी के बहुवचन में तत् शब्द का रूप क्या बनता है? तेभ्यः। अब तेभ्यः बोलेंगे और तेभ्यः बोल करके अब इसी जो हमने समास किया है अभी, इस शब्द में पंचमी का बहुवचन ले आएंगे। तेभ्यः गांग कुटादिभ्यः। ये हो गया पूरा काम। आगे समझ में शैली है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ये यही प्रक्रिया सब जगह चलती है। ठीक है। अब मान लीजिए सूत्र में प्रथमा ही है, कल्पना कीजिए आपके सूत्र में भी प्रथमा ही होती। सूत्र में यदि होता गांग कुटादयः, तो हम जो एक और प्रक्रिया की थी कि तत् शब्द का रूप लाए थे पंचमी वाला और फिर इसको भी पंचमी में किया, वो हट जाएगा उतना हिस्सा। अब हमें कितना करना पड़ेगा कि कुट आद्रिय शाम ते कुटादयः गांग च कुटादयश्च इति गांग कुटादयः। बस, अब आगे नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि इति कह करके जो शब्द बना है वही शब्द सूत्र में आ रहा है। जैसे सर्वादीनी सर्वनामानी, तो सर्व आदिर येषाम तानी सर्वादीनी, यहीं रुक जाएंगे। अब क्यों रुक गए यहां पे? क्योंकि यही प्रथमा का बहुवचन सूत्र में है, यही प्रथमा का बहुवचन सूत्र में भी है। आगे नहीं बढ़ेंगे। अब मान लीजिए सूत्र में प्रथमा नहीं है कि और विभक्ति है, तो फिर आपको तद शब्द का रूप ला करके फिर उस समस्त पद में भी वही विभक्ति लानी है, तब वहां तक पहुंचेंगे। जैसे कोई अनुदान ले लो आप, जहां कोई अन्य विभक्ति आ रही है, जैसे तिक कितवा दिभ्यो द्वंद्वे, या यही ले लिया हमने, अभी दे तो लिया गांग गुड़ा दिभ्य, यहां भी तो यही बात है। यहां पंचमी का बहुवचन है, तो तेभ्यः कह करके तब बोलेंगे गांग गुटा दिभ्यः।
तो ये हो गया समास। आगे है अणित। इसमें भी दो समास हैं, पहले बहुरी ही और फिर नए तत्पुरुष। तो पहले बहुरी करेंगे, यंश्च अणश्च। ये आकार उच्चारण के लिए रखना पड़ेगा, नहीं तो हम समास नहीं कर पाएंगे। यंश्च अणश्च, यानी यकार का और अणकार का द्वंद्व समास पहले। तो ये बन गया यणौ। यंश्च अणश्च समास करके सदा प्रथमा विभक्ति ही लाते हैं, ये ध्यान रखना। समास करते समय प्रथमा विभक्ति ही लाते हैं। समास बनने के बाद, समास करने के बाद जो शब्द बनता है, आप यंश्च अणश्च यणौ ही कहेंगे, भ्याम या भिस वगैरह या और कोई विभक्ति नहीं लाएंगे, प्रथमा ही लाएंगे। तो प्रथमा का द्विवचन बन गया यंश्च अणश्च यणौ। अब इत शब्द के साथ में बहुरी समास, यणौ इतौ यस्य, यानी यकार और अनकार इत हैं जिसके। ये अन्य पदार्थ बनेगा कोई और ऐसा प्रत्यय है जिसमें यकार और अनकार इत संज्ञक आए हुए हैं, तो वो कहलाएगा यणित। यणौ इतौ यस्य इति, फिर प्रथमा बनाएंगे। सारे समास प्रथमा विभक्ति में ही बनते हैं। तो फिर हो गया यणित। पहले किया था यंश्च अणश्च द्वंद्व समास, वो भी प्रथमा में यणौ। फिर बहुरी किया इत शब्द के साथ में, तो यणौ इतौ यस्य स यणित। अब इतना करके यानी द्वंद्व कर लिया, बहुरी ही कर लिया। अब एक और समास, 3 समास हैं इसके अंदर। अब होगा न यणित अणित, ये तत्पुरुष समास हो गया, बना ये भी प्रथमा में ही। अब इतना बना करके अब तद शब्द का रूप लाएंगे क्या? क्यों नहीं लाएंगे? आप समझाओ सुकामा जी को, क्यों नहीं लाएंगे? यहाँ प्रथमा विभक्ति से ही निर्देश है। अयणित जो है ये प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्देश है। अगर मान लीजिए पंचमी, आपकी समझ में आ गया जो जी कह रहे हैं? पंचमी होते, षष्ठी होते थे, प्रथमा लाते पहले, प्रथमा लाने के बाद फिर उसके विभक्ति भी परिणाम करते, पंचमी लाते थे, तब जाके तद शब्द को लाना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में अयणित प्रथमा में ही है। तो हम यही रुक गए। अब मान लो सूत्र में सप्तमी होती अयणिति, तो न यणित अयणित क्या बोलते आगे? फिर तस्मिन। और फिर क्या बोलते? अयणिति। आ गया समझ में? अब क्यों नहीं बोलना पड़ा हमें तस्मिन अयणिति? क्योंकि जो समास करके प्रथमा में बना है शब्द प्रथमांत व्यक्ति में, वही सूत्र में आया हुआ है, उसके निकट पहुंच गए हम। तो न यणित अयणित, बस रुक गए यहीं पर और समास का नाम बता दिया। तो पहले समास किया था द्वंद्व, फिर बहुरी ही, और फिर नए तत्पुरुष। तो द्वंद्व को आप अलग बोल दो एक बार कि यश्य अणश्य अणौ यणौ, ये हो गया इतरेतर योग द्वंद्व समास। और फिर यणौ यतौ यस्य स यणित न यणित अयणित। अब 2 समास इकट्ठे बोलने हो तो पहले वाले समास को बोल करके और फिर गर्भ शब्द लगा करके फिर दूसरा समास बोल देते हैं। तो बहुब्री ही गर्भ नए तत्पुरुष समास। पहले द्वंद्व किया था, द्वंद्व को अलग बोल दिया आपने, उसको अलग बोल दिया गया। 3 समास इकट्ठे नहीं बोले जाते गर्भ में एक ही होता है, 2 नहीं आएंगे। तो 2 हो गए, बहुरी ही पहले, नए तत्पुरुष बाद में। जो पहले आता है उसके आगे गर्भ शब्द बोल दो। तो बहुरी ही गर्भ नए तत्पुरुष समास हो गया। अब यहां अर्थ क्या बनेगा? क्योंकि पंचमी आ रही है इसमें, तो गांग ये अलग धातु है एक, ये धातु के स्थान में किया गया आदेश है, तो ये भी धातु ही होगा। तो गांग को अलग कर देंगे और धातु है तो पंचमी लाके गांग धातो हो। कुटादिभ्यश्च धातुभ्यः, कुटादि को अलग कर दिया। कुट कौटिल्य जो बोले ना इसमें
आपको क्या चाहिए था? और कुटादि भय मुझे ढूंढ रही थी ना। कुटादिगण। वो तो है। तो कुटादिगण मैंने कहा था कि ये वैसा गण नहीं है, अवान्तर गण है। हाँ जी। तो अवान्तर गण आपको तुदादि गण के अंदर ढूंढना है कि कुट कहाँ पर है। कुट कौटिल्य है। हाँ, तो जहां से चलेंगे हम। अच्छा। अब कहाँ तक जाएंगे तो उसमें ये स्वयं ही इन्होंने धातु पाठ में लिख दिया है, कहीं अंत में आपको लिखा दिखाई देगा, इति कुटादिर गण है, कहीं पर नहीं है। नहीं होगा, अभी चलेगा कहीं ना कहीं। रुको अभी। तो ये है आपका तुदादि। फिर क्यों मेरा समय लगवाया? चलिए आगे छोड़ दीजिए। हैं? नहीं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था। हमने कुटाद्यः इसका बहुवचन, एक प्रथमा में बहुवचन, द्यः नहीं है, दयः। प्रथमा में बहुवचन लिया, कुटादयः। प्रथमा में बहुवचन लिया, कैसे बनाया कुटादयः? कुट आदिर येषाम, कुट आदि में है जिनके, वो जिन बहुत हो गए तो बहुवचन तो आना ही है, कुटादयः। तो ये धातुएं सारी ले ली इसने। अब पंचमी है तो अर्थ हो जाएगा गांग धातु हो कुटादिभ्यश्च धातुभ्यः परे। अब परे में द्विवचन बोला, या द्विवचन क्या परे है, बस इन्हीं सप्तमी भी कह सकते हैं। तो परे ये अणित प्रत्यय, उसको और खोलना चाहे तो ईत णित भिन्न प्रत्यय, जो जिनमें यकार न लगा हो अनुबंध और णकार न लगा हो अनुबंध, ऐसे प्रत्यय जब इन धातुओं के आगे आएंगे, गांग धातु से उत्तर या कुट आदि धातुओं से उत्तर परे, कैसे प्रत्यय? जो न तो ईत हो न णित हो, तो अणित प्रत्याह ऐसे भी कह सकते हैं, ईत णित भिन्न प्रत्ययाह ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थ एक ही दोनों का। तो गांग धातु हो कुटादिभ्यश्च धातुभ्यः परे ईत णित भिन्न प्रत्ययाह ङित भवन्ति, वो ङित हो जाते हैं। अब ङित हो जाते हैं तो हम ऐसे यदि बोलेंगे तो थोड़ी उलझन आएगी कि जब ङकार नहीं है उनमें तो ङित कैसे हो गए वो, क्योंकि ङित का अर्थ क्या होता है? इस सूत्र में तीनों पदों में समास है। इन्होंने ङित में नहीं दिखाया है, लेकिन ङित में भी समास है। ङ इत्यस्य संगित रह गया है। तो ङित किसे कहते हैं? ङित किसे कहते हैं? जिनमें ङ की संज्ञा हो। तो ङ की संज्ञा कहां से हो जाएगी जब ङ है ही नहीं? तो हूं क्या? जब ङ की ङकार है ही नहीं तो ङित कैसे बन जाएंगे ये? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ङित के समान हो जाते हैं। तो समान के लिए क्या शब्द बढ़ाएंगे आगे? वत। बस इसी को कहते हैं अतिदेश। यानी जो जैसा नहीं है उसको वैसा बनाना, उसके समान बना देना। तो ये ङित कौन हो जाते हैं? प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? जिनमें ङकार या जिनमें यकार या णकार अनुबंध नहीं लगा है, ऐसे प्रत्यय। और जिनमें यकार और णकार लगा हो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, वहां ये उनको ङित के समान नहीं बनाएगा। हो गया अर्थ स्पष्ट? अब उदाहरण में घटाएंगे। तो पहला उदाहरण है इसका अध्यगीष्ट। अध्यगीष्ट तो अध्यगीष्ट में धातु है इंग अध्ययने। ये चर्चा कई बार हो चुकी है कि तीन धातुएं हैं जिनमें ई आता है। इंग अध्ययने, इक स्मरणे,
इण गतौ, और तीनों इकट्ठी ही है ये जहां आई है धातु पाठ में। ये अध्ययन अर्थ वाली है। तो अध्यगिष्ट का अर्थ क्या हुआ? उसने अध्ययन किया। उपसर्ग बाद में जोड़ लेना, अधि को बाद में कर लेंगे। तो अगिष्ट बनाते हैं पहले। तो धातु क्या है? इंग। इंग अध्ययन है, ठीक है। अब इंग अध्ययन धातु से हम लकार कौन सा लाएंगे? हैं? लंग का नहीं है, ये लुंग का रूप है। तो लुंग लकार लाएंगे लुंग सूत्र से, सूत्र ही लुंग है। धातु के अधिकार में लुंग लकार आ गया। तो इंग और लुंग। अब लकार अवस्था में ही, यानी जो सूत्र लकार परे रहते अपना कार्य करते हैं उनको लकार अवस्था में ही लगा देना चाहिए। तो यहां आर्ध धातुके के अधिकार में, जो कि दूसरे पाद में आया है, छठे अध्याय वाला आर्ध धातुके नहीं, दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, वहीं पर एक सूत्र है इंगश्च, है सूत्र इंगश्च। इंगश्च के ऊपर क्या है? और उसके ऊपर नौ गमीर बोधने इनोगालुंगी। इणोगा लुंगी। ये इण धातु को लेता है और ये गा आदेश करता है। तो हमारा तो विषय ऐसा है नहीं, लेकिन ये प्रसंग दिखा रहा हूं आपको कैसे आपस में जोड़ेंगे सूत्रों को, किस किस की अनुवृत्ति कहां ले जाएंगे। तो इणोगा लुंगी से लुंगी को ले लो आगे अब, हैं? और एक चीज और बढ़ा दी उसमें, अणु ऋणिच और हो, इन ऋणिच करके लुंग आ रहा हो, और इण की अनुवृत्ति ले लो, गा को हटा दो। तो इण धातु के स्थान में लुंग परे हो जिसके ऐसा अणिच परे रहते, गमी आदेश होता है, ठीक है। अब इण को भी आगे ले जाओ, गम को भी आगे ले जाओ, णिच को भी आगे ले जाओ, सन बढ़ा दिया आप, नहीं णिच को आगे नहीं, सन को ले लिया आप। अब सनीच, इन्हीं सन परे रहते, अर्थात लुंग परे है जिसके ऐसा सन परे रहते, इण के स्थान में गमी आदेश होता है, गमी वहां भी पहुंच जाएगा। अब अगला सूत्र आया गांग लिटी। धातु वही आ रही है अभी, इण। इण के स्थान में गांग आदेश हो जाता है, लिट परे रहते। अब अगला सूत्र गांग लिटी के आगे क्या है? नहीं सूत्र रह गया बीच में, इंगश रह गया। और आपको देखो दिखाई नहीं दे रहा है किसी को भी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है पुस्तक सामने खुली है तब भी। सनीचा के आ गया इंगश्च, क्योंकि मैं कहूँ सूत्र कैसे आ गया अभी तो हमने इंग बोला ही नहीं है। हाँ तो आपके सामने पुस्तक है, फिर भी नहीं दिख रहा है किसी को। तो सनीचा के आगे आ गया इंगश्च। अब इंगश्च का अर्थ क्या होगा कि इंग के स्थान में भी गमी आदेश हो जाता है। णो गमी बोधने आ रहा है ना, है सन पर रहते। अब इंगश्च से इंग की अनुवृत्ति चल पड़ी और पीछे की सारी अनुवृत्तियां खत्म कर दो अब, ठीक है। अब गांग लिटी में क्या आएगा? इंग। इंग के स्थान में गांग आदेश होता है, लिट लकार परे रहते। अब गांग को आगे ले जाओ और इंग को आगे ले जाओ, विभाषा लुंग लिंगो हो सूत्र में। अब आपको अर्थ लग जाएगा इसका कि इंग के स्थान में गांग आदेश होता है, विकल्प से लुंग और लिंग लकार परे रहते। यहाँ देखो अब इधर को, कौन सा लकार परे है? धातु क्या है? इंग। विकल्प से क्या आदेश होगा? गांग, ठीक है। जिस पक्ष में होगा उस पक्ष में ले रहे हैं हम, विकल्प से है ना, नहीं होगा तो फिर वो हमारा उदाहरण नहीं बनेगा सूत्र का। ये
वह सूत्र का उदाहरण बनेगा ही नहीं। सूत्र का उदाहरण तब बनेगा जब गांग आदेश हो जाए, क्योंकि सूत्र में गांग पड़ा हुआ है। तो इंग के स्थान में गांग आदेश हो गया। ठीक है, तो इंग के स्थान पर आ गया गा, गांग, गांग का बचेगा गा। नित है ये आत्मनिपद करने के लिए। तो गा और लुंग, लुंग का लकार है। लकार के अब ये लुंग पर रहते एक काम और भी होता है, बताइए कौन सा जल्दी से? चिली लुंगी, तो चिली प्रत्यय आ गया। और चिली प्रत्यय के तुरंत बाद ही लगा दो चिल्हे सिच, क्योंकि और कोई सूत्र लगना नहीं है अभी, तो सिच का सकार। और लुंग के स्थान पर भी अब आप लस्य के अधिकार में तिप्तसी आदि आदेश लाएंगे। छटनी करते करते आत्मनेपद, परसीपद, ये सारे नाम रख लिए। हमें लाना है आत्मनेपद। क्यों? अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, क्योंकि ये ङित है तो आत्मनेपद के ही प्रत्यय आएंगे। पुरुष कौन सा लाना है, निर्णय कर लिया हमने, प्रथम पुरुष लाना है। वचन कौन सा लाना है, निर्णय कर लिया, एक वचन लाना है। तो कौन सा आ गया? त। यहाँ तक पहुंच गए हैं? ये तो प्रारंभ की बातें हैं, मैं क्या क्या बताऊंगा। ये तो निर्णय करना ही है आपको सारा पहले से ही। वो तो आवश्यक होता है करना कि कौन से उसमें लाए हैं अर्थ में। तो कर्ता में ही लाए हैं ये, क्योंकि अर्थ किया था हमने उसने अध्ययन किया, तो कर्ता ही अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह से गा, सिच का सकार और त। ठीक है, आप अधि उपसर्ग और लगाते जाओ पीछे, साथ में कोई बात नहीं है। ते प्राग धातु, धातु से पहले आई जाते हैं ये। अब इस सूत्र की भूमिका प्रारंभ हो गई। हो क्या रहा है यहां पर कि एक तो यहां स जो है सिच ये आधातु है, वलादि भी है। आप इडागम की प्राप्ति यदि दिखाएंगे भी आधातु का सेठ वलादे से, तो एकाच उपदेश अनुदाता तो रोक देगा उसको, क्योंकि गा में आ ये अनुदात्त है, इडागम तो होगा नहीं, यहां से निवृत्त हो लिए। अब यहां अगला कार्य यह है कि इस सूत्र ने क्या कहा था, इसने कहा कि गांग धातु से उत्तर, बोलिए आगे क्या कहा है? अभी कुटादी को छोड़ देना। गांग धातु से उत्तर ऐसे प्रत्यय जो ङित या नहीं है, वह वे उनसे नहीं, वे ङित के समान हो जाते हैं। घटाओ यहां पर गांग से उत्तर, इसको मत देखना अभी, ये गांग से उत्तर जो प्रत्यय ङित या णित नहीं होते, ऐसा ही है क्या ये? तो ये ङित के समान हो गया। अब जो कार्य गांग को ङित पर रहते होता है वो कार्य होने लगेगा। तो वो कार्य है 7वें अध्याय में सूत्र, उसमें 6ठे अध्याय के 4थे पाद में अंगस्य के अधिकार में 66 संख्या पर देखिए, घू मा स्था गा पा जहाती साम हली। मिल गया? तो ये सूत्र क्या कह रहा है? ऊपर से इसमें देखिए, दींगो दींगो युडची ङिति, यहां से ङिति आ रहा है। क्या अची भी लाए यहां से? दींगो युट अची किंगिति, केवल किंगिति लाएं या अची किंगिति लाएं? क्यों अची क्यों नहीं लाएंगे? यहां मत देखो, सूत्र देखो अपना जिसमें लाना चाह रहे हैं हम, उस सूत्र को देखो। हली है ना पीछे। हाँ, ये उत्तर आया सही। जब हली कह दिया तो अची कैसे आ जाएगा? तो केवल किंगिति आएगा, यानी हलादी कितंगित परे रहते। देखो ये हलादी है, कित है या ङित है? किसने किया था? इसने कर दिया ङित इसको। तो हलादी कितंगित परे रहते क्या होता है? घू मा स्था गा पा और हा, जहाती, ये हा का रूप है, और सा शोअंत कर्मणी, सामवेद बनता है जिससे। तो
इन धातुओं के स्थान में, इन अंगों के स्थान में। ऊपर से आ रहा है ईद्यति से ईत, ईकार हो जाता है। तो अब ये निर्बाध लग जाएगा सूत्र, कोई रुकावट तो नहीं है। तो इसने कर दिया अलवंत्य से लगा करके ये आ को ई, ये काम कर दिया इसने बस। तो ये काम कब हो पाया था? जब गांगुटा दिव्य सूत्र ने इसको इंगित किया है, तब कितनी सहायता की है इसने। नहीं तो ये कैसे हो पाता? इंगित है ही नहीं है, ये इंगित है ही नहीं स्वरूप से। तो क्या कोई बात नहीं है, स्वरूप से नहीं है, फिर भी हम इसको बना देते हैं। और आगे एक कार्य और भी करना है आपको। लुंग लकार जब आता है या लुंग लंग लिंग तो अडागम भी होता है, तो ये अ भी आएगा। अधि अ गीस और ये त। अब यहां पर ज्यादा कोई काम नहीं है। ये सिच का सकार, ये प्रत्यय का सकार है। और प्रत्यय का सकार जब इण से उत्तर या कवर्ग से उत्तर आता है तो उसको मूर्धन्य हो जाता है। आदेश प्रत्यय हो, आदेश का सकार हो या प्रत्यय का सकार हो। ये किसका है? आप दोनों बातें कह सकती हो। चिली के स्थान में हुआ है, आदेश का भी है। और चिली प्रत्यय था तो स्थानीय बदादेश और निर्विधव से ये भी प्रत्यय है, तो प्रत्यय का भी है। इसको दोनों उपाधियां मिली हुई हैं, है ना। तो आदेश प्रत्ययों से इसको मूर्धन्य हो गया। जब इसको मूर्धन्य हो गया तो जब गैस में गेहूं पिसते हैं तो क्या होता है? या उसका उदाहरण ले लो, पानी लगाते हैं जब खेत में, तो लगाते हैं, फसल को पानी लग जाता है और पौधों को भी। तो सकार तो किया था हमने इसको, लेकिन इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। इसने कहा इससे कि मैं तुझे अपने जैसा, ये तो नहीं कर पाया प्रभावित, इसने कर दिया इसको प्रभावित। तो इष्टना ष्टुहु, इसको भी टकार हो गया। ठीक है। अब ये ई और ये अ एक वर्णची अधि अ, तो अध्यगीष्ट, उसने अध्ययन किया। तो हमने भी इस सूत्र के प्रथम उदाहरण का अध्ययन कर लिया। आगे फिर देखेंगे। हाँ, स अध्यगीष्ट, सोध्यगीष्ट, उसने अध्ययन किया। ठीक है। प्रणव ध्वनि। ओ